मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के अपस्टेट नाम की जगह की रहस्यमयी गलियों के अंदर एक घर को दिखाते हुए, और अगले ही सीन में हम देखते हैं लैरी को, जिसे किडनैप किया गया था। लैरी को ब्लाइंडफोल्ड करके कार के अंदर कहीं पर ले जाया जा रहा होता है। फाइनली कार रुकती है और लैरी को कार में मौजूद 3 लोग एक घर के अंदर लेकर जाते हैं। अब वहाँ उसकी आंखों से पट्टी उतार दी जाती है तो लैरी ये पाता है कि उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके सबसे खास दोस्त रेजी, निको और केविन हैं। लैरी ये देखकर खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके लिए ये सरप्राइज बैचलर वीकेंड प्लान किया था और जल्दी ही लैरी की शादी होने वाली होती है। लैरी और उसके 3 दोस्त गे थे, जिनमें निको एक प्राइड गे है जो कि शायद गे लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव को लेकर चिंतित रहता है और बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता है। दूसरा है रेजी, जो कि है प्लानर। उसी ने इस वीकेंड के लिए सब कुछ प्लान किया था। लैरी एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होता है जो कि अपने आसपास सभी को खुश देखना चाहता है। और चौथा दोस्त केविन है जो कि फन लविंग पर्सन है, थोड़ा सा बुद्धू भी कह सकते हैं। अब ये वीकेंड उनके लिए खाली एक बैचलर पार्टी नहीं थी बल्कि खुद को खुलकर एक्सप्रेस करने का मौका था। लैरी को ये लगता है कि उसके फियोंसे जेमी को भी इस वीकेंड प्लान के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन रेजी उसे साफ मना कर देता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और ना ही उसको कुछ पता है। अब रेजी ने उनके इस वीकेंड को खास बनाने के लिए कई सारी प्लानिंग्स करी थी और अंत में वीकेंड परफॉर्मेंस सबके लिए बहुत खास था, जिसमें चारों दोस्त मिलकर एक सॉन्ग परफॉर्म करने वाले थे। अब चारों दोस्तों में मस्ती मजाक चली रही होती है कि तभी रेजी ये बताता है कि हॉन्टेड हाउस लोकेटर ऑनलाइन फोरम के हिसाब से ये घर हॉन्टेड है और लैरी ये सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हमको ये पता चलता है कि ये वही घर है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये घर एक ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ था, एक माँ जिसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी और उसे इसी घर में दफन कर दिया था। लैरी रेजी को सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहता है। फिर रेजी बताता है कि 100 साल पहले इस घर के अंदर विधवा औरत सिल्विया अपने बेटे फिलिप के साथ रहा करती थी और उसने पागलपन में आकर अपने बेटे फिलिप की हत्या कर दी थी। और अचंभे की बात यह है कि खुद सिल्विया की बॉडी भी वहीं पर पाई गई थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ ये कहकर केस बंद कर दिया था कि जस्टिस तो ऑलरेडी हो चुकी है और फिर इस मामले में आगे कोई भी छानबीन नहीं करी गई। निको ये सब सुनकर एक्साइटमेंट में चिल्ला उठता है और बताता है कि वो अपने साथ अपनी बुक ऑफ स्पेल्स और क्रिस्टल्स को लेकर आया है। लैरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि लैरी को मैजिक और विच क्राफ्ट में काफी इंटरेस्ट होता है। खैर कुछ ही देर के बाद में लैरी मौका पाकर अपने फियोंसे जेमी को कॉल कर ही देता है और उसे अपने बैचलर वीकेंड के बारे में बता देता है। तभी जेमी से बात करते हुए उसके कान में एक अजीब सा म्यूजिक पड़ता है और पता करने पर लैरी ये पाता है कि ये उसके दोस्त थे जो कि मस्ती कर रहे थे। लैरी अब जेमी से बात कर ही रहा होता है कि वो उसको याद दिलाता है कि आज उसे जेमी के भाई हैरिसन के साथ वक्त बिताना था। जेमी चाहता था कि लैरी उसके परिवार को समय दे और उनको अच्छे से जाने, लेकिन वीकेंड की एक्साइटमेंट में लैरी के दिमाग से ये बात बिल्कुल उतर गई थी। अब वो जेमी को दुखी नहीं करना चाहता था और बातों ही बातों में ना चाहते हुए भी लैरी जेमी से ये कह देता है कि वो अपने भाई हैरिसन को यहीं पर भेज दे। और जेमी उससे पूछता है कि क्या ये उसके दोस्तों को पसंद आएगा। आखिर उन्होंने बड़े मन से सिर्फ दोस्तों के साथ समय बिताने का प्लान बनाया था, लेकिन लैरी वहाँ पर झूठ बोल देता है और कहता है कि उसके दोस्त ये जानकर खुश हैं कि हैरिसन उनके साथ समय बिताने आ रहा है। जेमी मान जाता है और ये कहता है कि हैरिसन कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएगा। लैरी ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेमी शायद मना कर देगा। वो जानता था कि उसके दोस्त ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, उन्हें अपना वीकेंड एक स्ट्रेट आदमी के साथ बिताना पड़ेगा। अब लैरी ये बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता। अब सारे दोस्त मस्ती मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी लैरी को कबर्ड में से एक वुडन बॉक्स मिलता है। बॉक्स को खोलने पर उसमें सिल्विया और उसके बेटे की एक पिक्चर और एक दस्ताना मिलता है जो कि शायद सिल्विया का ही था। अब सारे दोस्त ये सब देखकर सिल्विया की स्पिरिट को समन करने का प्लान करते हैं। निको सिल्विया को समन करने के लिए तैयार होता है। टेबल पर कैंडल जलाकर रखी जाती है। फोन्स दूर रख दिए जाते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अब केविन, लैरी और रेजी भी टेबल पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और निको के सामने बुक ऑफ स्पेल्स रखी हुई थी। निको शुरू कर ही रहा होता है कि रेजी निको से पूछता है कि उसने पहले ऐसा कभी कुछ किया भी है या फिर नहीं। अब निको यहाँ पर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में ये बताता है कि वो ये रिचुअल 14 बार कर चुका है। अब निको फिर से ये रिचुअल शुरू करने वाला होता है कि इस बात पर लैरी उसे इंटरप्ट कर देता है। लैरी टेल्स एवरीवन कि उसे जेमी को एक कॉल करना है।
अब एज एक्सपेक्टेड निको, रेजी और केविन ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होते। जो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉल से इतना दुखी हो रहे थे वो यहाँ पर हैरिसन के आने से क्या करेंगे। खैर लैरी एक बार फिर से जेमी को कॉल करता है इस उम्मीद में कि शायद वो हैरिसन का आना कैंसिल कर सके। वो जेमी से कहता है कि अगर हैरिसन नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन जेमी के जरिए उसको पता चलता है कि हैरिसन तो ऑलरेडी निकल चुका है और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएगा। लैरी अब हार मान लेता है और लैरी उस कमरे में वापस पहुँचता है तो देखता है कि निको पजेस्ड हो गया था, लेकिन वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है। अब लैरी यहाँ पर सबको हैरिसन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे मौका नहीं मिलता। तभी निको सजेस्ट करता है कि स्पिरिट्स को समन करने के लिए कुछ ऑफर करना पड़ता है, जैसे कि सैक्रिफाइस या फिर कुछ और। रेजी तुरंत ही गूगल करता है और ये बताता है कि आत्माओं को खाना, ड्रिंक्स, हर्ब्स, फ्लावर्स, पोएम्स और सॉन्ग्स ऑफर किए जा सकते हैं। तभी केविन वही गाना गाने लगता है जो कि उन्होंने एंड ऑफ द वीकेंड परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया था। केविन के साथ बाकी लोग भी गाना गाने लगते हैं और चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और निको समनिंग स्पेल पढ़ना शुरू करता है। अब वो एक एक करके रेजी, लैरी और केविन को भी बुक ऑफ स्पेल्स देता है पढ़ने के लिए। चारों एक एक करके स्पेल को पढ़ते हैं और कैंडल बुझाकर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तभी दरवाजे पर तेजी से नॉक करने की आवाज आती है और सभी डर जाते हैं। अब नीचे जाकर निको दरवाजा खोलता है तो सामने एक आदमी था। अब निको उससे ये पूछ लेता है कि क्या वो फिलिप है, और फिलिप वही है जिसे सिल्विया ने मौत के घाट उतारा था। फिर भी वो आदमी अंदर आ जाता है और उसकी मिलिट्री शर्ट और कोल्ड एक्सप्रेशंस देखकर सब एकदम कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। निको को लगता है कि रेजी ने उन्हें एंटरटेन करने के लिए स्ट्रिपर बुलाया होगा और वो उसके साथ फन करने लगता है, लेकिन तभी लैरी उसे जल्दी से रोकता है और सभी को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेमी का भाई हैरिसन है। एज एक्सपेक्टेड ये जानकर कोई भी खुश नजर नहीं आता, लेकिन लैरी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सभी लोग उसे कंफर्टेबल महसूस कराएं। अब निको, केविन और रेजी को हैरिसन बिल्कुल पसंद नहीं आता। निको कहता है कि उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा रूम नहीं है, लेकिन लैरी हैरिसन को अपना रूम ऑफर करता है सोने के लिए और खुद काउच पर सोने के लिए तैयार हो जाता है। अब ड्रिंक्स के बारे में पूछने पर हैरिसन बताता है कि वो शराब नहीं पीता। निको को अभी तक शक होता है कि कहीं हैरिसन के रूप में सिल्विया की आत्मा तो नहीं है, लेकिन सब इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। खैर अब स्टोरी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं सिल्विया एक रूम के अंदर एंटर करती है जहाँ पर फिलिप खिड़की से बाहर झांक रहा होता है। अब तभी सिल्विया उसको डांट देती है एज इन वो उसे कंट्रोल कर रही हो। सिल्विया ये कहती है कि क्या तुम लोगों की नजर में आना चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें और सुने, और फिर वो गुस्से में आकर खिड़की का पर्दा कर देती है और उसे बंद रखने के लिए कहती है। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। केविन, निको और रेजी डाइनिंग टेबल पर ड्रिंक्स बना रहे होते हैं और निको हैरिसन के लिए शराब की एक कॉकटेल तैयार करता है जिसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है, और तो और वो उसी ड्रिंक से एक सिप लेकर उसी में थूक भी देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैरी हैरिसन को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त हैरिसन लैरी को ये बताता है कि निको उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है, और ये बात निको बाहर से सुन लेता है जो कि हैरिसन के लिए ड्रिंक लेकर आता है। वहीं केविन रेजी की तरफ आकर्षित होने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब केविन और रेजी इंटीमेट होने लगे थे और लैरी को भी अपने रूम में गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। लैरी अपने रूम में बैठा हुआ था जहां पर उसके पास हैरिसन आता है और दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और बातों ही बातों में लैरी हैरिसन को स्वीटी कह देता है, जिससे कि हैरिसन फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। अब हम ये देख पाते हैं कि हैरिसन गे लोगों से, इवन गे वर्ड से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है, जैसे कि लैरी से बात करते वक्त जब वो हैरिसन को स्वीटी बोलता है तो हैरिसन वहां से तुरंत ही निकल जाता है। उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर अब पास्ट के अंदर कहानी जाती है जहाँ पर सिल्विया अपने बेटे फिलिप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। सिल्विया के एक्सप्रेशंस काफी डरावने और कोल्ड होते हैं। वो अपने हाथ में एक बड़ा सा मीट नाइफ लेकर फिलिप को बताती है कि किस तरह ये नाइफ फ्लैश के अंदर स्मूथली घुस जाता है और ऐसा करने पर कैसा लगता होगा उस इंसान को जो किसी लिविंग बीइंग को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कैसा फील होता होगा। बेसिकली वो खुद को एग्जीक्यूशनर बता रही थी। फिलिप की शक्ल पर साफ जाहिर होता है कि वो उस समय कितना डरा हुआ था। वो सिल्विया से ये पूछता है कि क्या वो उसे चाकू चलाना सिखाएगी। अब सिल्विया इमोशनल होकर बोलती है कि वो सिखाएगी, वो सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि वो गुड, प्योर और राइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। वो कहती है कि समय आएगा तो वो सब कुछ करेगी। अब फिलिप इससे बहुत डर जाता है और वो उससे पूछता है कि माँ बाप क्या करेंगे। तभी सिल्विया चाकू की धार पर अपनी उंगली घुमाती है और उसकी उंगली से खून बहने लगता है। खैर कहानी प्रेजेंट में आती है और निको, केविन और रेजी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी एंड ऑफ द वीकेंड परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल करेंगे, लेकिन लैरी ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा कुछ किया जाए जिसके अंदर हैरिसन को भी इंक्लूड किया जा सके, और फिर रूम के अंदर हैरिसन की पसंद का म्यूजिक चलाया जाता है और वो म्यूजिक कुछ खास नहीं होता।
और इसलिए बाकी सभी अपना ध्यान भटकाने के लिए ड्राइंग करने लगते हैं। अब लैरी हैरिसन को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन उसे इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अभी भी कमरे में दूर अलग होकर शांत बैठा हुआ था और अभी भी उसके फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। तभी रेजी माइग्रेन का बहाना बनाकर सॉन्ग बंद कर देता है और अब सभी गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी होता यह है कि बाहर से काफी तेज आवाज आती है, मानो कि दीवार को कोई पीट रहा हो, और सब एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन इग्नोर करके वापस गेम शुरू किया जाता है। अब रेजी ओनर को कॉल करके उस आवाज के बारे में बताने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हैरिसन भी अंदर से दीवार को नॉक करके देखता है, शायद उसको कोई आंसर मिले, यानी कि बाहर कोई होगा। तभी लैरी नेवर हैव आई एवर गेम शुरू करता है, ये कहते हुए कि उसने कभी अपने बेटे को मारकर अपने घर में नहीं दफनाया, जो कि ऑब्वियसली एक मजाक था। और सब अपना अपना जवाब देते हैं, लेकिन हैरिसन शांत बैठा हुआ था। तभी खेल खेल में केविन ये रिवील करता है कि वो और रेजी आज किचन फ्लोर पर इंटीमेट हुए और हम पहली बार हैरिसन को किसी बात पर इंटरेस्ट लेते हुए देखते हैं। वो रेजी और केविन का इस बात पर मजाक भी उड़ाता है, जो कि लैरी को भी अच्छा नहीं लगता। पर तभी बाहर से फिर से बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं और लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। सब बहुत डर गए थे। दीवार पीटने की आवाजों से रूम का सारा सामान शेक करने लगता है और सभी पैनिक हो जाते हैं। अब इसी बीच निको रिवील करता है कि शायद उन्होंने जो रिचुअल किया था सिल्विया को समन करने के लिए, वो सक्सेसफुल हो चुका है। और हैरिसन को ये सब सुनकर शॉक लगता है। हैरिसन इससे बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पहले इन चारों की बातों पर ट्रस्ट नहीं था। अब हैरिसन को पता चलता है कि ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर ढेर सारी आत्माएं और डीमंस रहते हैं। और तो और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि उसके यहाँ आने से पहले ही सिल्विया को समन करने वाला रिचुअल कर दिया गया था, यानी कि उस मर्डरर सिल्विया की आत्मा जिसने खुद के बेटे को मारकर इसी घर में दफनाया था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है और लैरी स्पिरिट को भगाने के लिए फिर से रिचुअल करने का सजेशन देता है। अब हैरिसन उनको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसके ग्लास पर, जिसके अंदर किसी ने वाइन पोर करके रखी हुई थी। उसने घर में आते ही बता दिया था कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, फिर भी अपने आप ग्लास में वाइन को देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। इसके लिए वो सीधा निको को एक्यूज करता है, क्योंकि उसके यहाँ आने के बाद से ही निको उससे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था और इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है। हैरिसन अब इतना प्रवोक हो जाता है कि गुस्से में वो पूरी वाइन की बोतल ही पी जाता है। अब सभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं और लैरी रोने लगता है। उसको डर था कि अगर जेमी को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। तभी जेमी का कॉल आ जाता है और रेजी फोन पिक करके उसको सब कुछ बता देता है। लैरी और भी सैड हो जाता है और अपना फोन लेकर बाथरूम में जाता है और जेमी को वापस से कॉल लगाता है। अब जेमी उससे ये पूछता है कि क्या सच में हैरिसन ने शराब पी ली है, और अगर हाँ तो उन सबको छुप जाना चाहिए, क्योंकि हैरिसन पास्ट में वायलेंट हो चुका है और वो सब के लिए खतरा बन सकता है। जेमी उससे कहता है कि वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगा, तब तक उन्हें छुपे रहना होगा और हैरिसन पर नजर रखनी होगी। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जिससे कि वो प्रवोक हो जाए, यानी कि शराब पीने के बाद में हैरिसन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और यही रीजन था कि हैरिसन शराब को हाथ लगाना नहीं चाहता था, लेकिन टेंशन में आकर उसने शराब पी ली थी। दूसरी तरफ रेजी, केविन और निको बुक ऑफ स्पेल से रिचुअल करने की सोच रहे थे कि तभी केविन को एक तस्वीर मिलती है जिसके अंदर फिलिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। अब सभी को एक और सच का पता लगता है, फिलिप असल में गे था और सिल्विया ये एडमिट नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने अपने बेटे को मार दिया। और अब आपको पास्ट की चीजें समझ में आई होंगी कि सिल्विया ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। वो चाकू का चलाना, वियर्ड तरह से अपने बच्चे से बिहेव करना, खिड़की के पास जाते ही उसको ये बोलना कि अगर किसी ने उसको देख लिया तो क्या होगा। बेसिकली वो इस चीज को बीमारी समझ रही थी। और जो उसने ये बात कही थी ना कि सही समय आने पर वो बिल्कुल सही काम करेगी, उसका मतलब यही था। अब हैरिसन के अंदर भी शायद सिल्विया की आत्मा आ गई है, इसलिए वो सबके साथ हेटफुल बिहेव कर रहा है। कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। हम सिल्विया को उसी मीट नाइफ को हाथ में लेते हुए देखते हैं और प्रेजेंट में लैरी भी नोटिस करता है कि सामने नाइफ अपनी जगह से गायब है। निको यहाँ पर रेजी और केविन को बताता है कि किस तरह से सिल्विया ने अपने बेटे की हत्या करी थी और हैरिसन भी उन्हें इसी तरह मार देगा, क्योंकि वो सिल्विया की आत्मा से पजेस्ड हो रखा है। तभी वहाँ हैरिसन आता है अपने हाथ में वही नाइफ लेकर और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है और तभी अचानक से ही दरवाजा बंद हो जाता है। निको, केविन और रेजी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। डोर के बंद होने से वो डर जाते हैं और लैरी को आवाज देने लगते हैं। अब तभी पास्ट में हम सीन को देख पाते हैं कि फिलिप भी उसी कमरे में छुपा हुआ था और डरा सहमा बैठा हुआ था, मानो उसे किसी से खतरा हो। अब प्रेजेंट में कहानी आ जाती है और लैरी आकर दरवाजा खोलता है, जिसके अंदर निको, रेजी और केविन छुपे हुए थे। वो उन सबको जेमी की कही हुई बात बताता है और ये भी बताता है कि हैरिसन के पास चाकू है
है और वो उस चाकू को लेकर पूरे घर में घूम रहा है। निको जाकर अपना बैग पैक करता है और रेजी बाथरूम में सिंक के नीचे जाकर छुप जाता है। केविन बाहर गार्डन में जाता है जहाँ पर उसे एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। खैर कुछ ही देर में वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और उसे घर में निको मिलता है। निको उसे सेड्यूस करने लगता है और लैरी अभी भी पूरे घर में फ्लैश लाइट लेकर हैरिसन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यानी कि यहाँ पर एक आत्मा और एक हत्यारा मारने के लिए इनको घूम रहा है, लेकिन निको को यहाँ पर सिडक्शन सूझ रही है। खैर अब रेजी हाउस ओनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन निको का यहाँ पर अलग ही सीन था। वो डिलीवरी बॉय के साथ अपने बिस्तर पर इंटीमेट होने लगता है, यानी कि आग लगे बस्ती में निको रहता अपनी मस्ती में। खैर अब वहीं पर घर में घूमते घूमते केविन को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और वो लकड़ी से वार कर देता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि रेजी था। हैरिसन तभी वहाँ पर चाकू लेकर निको के कमरे में पहुँचता है और वो निको को डिलीवरी बॉय के साथ इंटीमेट कंडीशंस में देखता है। डिलीवरी बॉय उसे देखकर बिना कपड़ों के ही घर से बाहर भाग जाता है और निको की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो डर के मारे कांप रहा होता है। तभी पीछे से वहाँ पर लैरी आ जाता है और हैरिसन लैरी की तरफ मुड़ता है और वॉमिट करके वहीं गिर जाता है। अब सभी लोग हैरिसन को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। सब एक एक करके स्पेल्स को पढ़ना शुरू करते हैं और हैरिसन को होश आने लगता है तो लैरी उसे अनटाई करने जाता है। सब मना भी करते हैं, लेकिन हैरिसन अभी भी वायलेंट था, जिसके चलते लैरी रुक जाता है और हैरिसन चिल्लाने लगता है, लेकिन निको उसके मुंह में कपड़ा ठोसकर एग्जॉर्सिज्म कैरी ऑन करता है। अब स्पेल्स पढ़ते पढ़ते ही हैरिसन खुद को फ्री करने के चक्कर में खुद को हर्ट करता है। अब लैरी उसे रोकने के चक्कर में उसी के ऊपर गिर पड़ता है और तभी लैरी की नजर पड़ती है फिलिप और उसके बॉयफ्रेंड की पिक्चर की बैक साइड पर, जिस पर माय सन एंड हिज हार्ट लिखा हुआ था। और अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है कि कैसे सिल्विया अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को ही खतरे में डाल देती है। फिलिप अपने प्यार को भी बचाना चाहता है, लेकिन सिल्विया ये रिस्क नहीं ले सकती। फिलिप के कहने पर वो सबको बता देती है कि उसने अपने बेटे को मार दिया। बाहर लोगों की भीड़ उनका दरवाजा पीट रही होती है और सिल्विया रोते हुए अपने बेटे को भाग जाने के लिए कहती है। रोने लगती है और लोग उसके घर में घुस चुके थे। हम आगे देखते हैं कि कोई व्यक्ति फिलिप और उसके बॉयफ्रेंड की पिक्चर दिखाता है, जिसके जवाब में वो ये कहती है कि तुम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे और वो मर गया है और उसको दफना दिया गया है जंगलों में। और सिल्विया को ये भीड़ शायद मार डालती है। तभी उन्हें गाने की आवाज आती है और ये गाना कोई और नहीं बल्कि केविन गा रहा होता है और उसने हैरिसन के ग्लास में वाइन डाली थी अपना ग्लास समझकर। तभी हैरिसन खुद को फ्री कर चुका होता है और वो उसी नाइफ को दिखाकर सबको खुद से दूर करता है। अब सबके पूछने पर वो ये बताता है कि उसने चाकू सिर्फ इसलिए ले रखा है क्योंकि इन सभी ने उसको ये बताया था कि इस घर के अंदर डीमंस हैं और उसने आज तक किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होती है और अब चारों लड़के तैयार होते हैं अपनी एंड ऑफ द वीकेंड परफॉर्मेंस देते हैं। एंड टू आवर सरप्राइज हैरिसन भी उनको ज्वाइन करता है। ओपेरा स्टाइल सॉन्ग के साथ ये मूवी खत्म ही होने वाली होती है कि तभी वहाँ जेमी आ जाता है और वो सबको इस तरह देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है उन सभी के पीछे और वहाँ पर खड़े होते हैं सिल्विया और फिलिप। यानी कि यहाँ पर सिल्विया ने अपने बेटे को नहीं मारा था, उसने तो बल्कि उसकी मदद करी थी, उसकी खुशी के लिए उसको दूर भेज दिया था। वो बार बार जो ये बात बोल रही थी ना कि वो सही करेगी, उसने बिल्कुल सही चीज करी थी। यानी कि सिल्विया कभी गलत नहीं थी, ना ही फिलिप गलत था और ना ही ये सब लोग गलत थे। ये हैरिसन को बिल्कुल गलत समझ रहे थे और मुझे तो ये भी लगता है कि वो यहाँ पर पजेस कभी हुआ ही नहीं था और इनका रिचुअल कभी काम आया ही नहीं था। शायद सिल्विया की आत्मा वहाँ पर आई जरूर होगी, लेकिन इनके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये मूवी कॉमेडी हॉरर होने के साथ साथ एक सोशल इशू पर भी बात करती है। थ्रू आउट द मूवी हम देखते हैं कि कैसे LGBTQ सोसाइटी खुद को बाकी सोसाइटी से अलग महसूस करती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मूवी है वो दोनों ही पहलू की परेशानियों को अच्छे से समझती है और हमारे सामने पेश भी करती है। अब जब हैरिसन इन 4 लोगों से मिलता है तो उसको वही डिस्क्रिमिनेशन फील होता है जो कि LGBTQ कम्युनिटी को स्ट्रेट लोगों के सामने होता होगा। और ये मूवी एक काफी पावरफुल मैसेज हमारे दिमाग में छोड़ जाती है कि क्या हमारे लिए खुद से अलग लोगों को स्वीकार करना इतना मुश्किल है, या फिर खुद को फिट करने की प्रोसेस में हमें एक्सट्रीम बिहेवियर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि निको के कैरेक्टर ने इस मूवी में बखूबी प्ले किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये डिफरेंट टाइप की फिल्म पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।